आज के क्लास में कविता शुरू करने से पहले मैं अपने शेर और शेरनियों को एक शेर बोलना चाहूंगा कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जज्बा जिसके मंजिल छूने की, हो दिल में जज्बा जिसके मंजिल छूने की, वे मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। इसी के साथ आज हम लोग जो है एक बेहतरीन एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। आज का क्लास खास होने वाला है और यह एक ऐसी कविता है, अभी तक हम लोग जो भी कविता पढ़े हैं उन कविताओं से यह हटके है। यह एक प्रकृति कविता है और इस कविता में आज के जमाने में पर्यावरण के हो रहे विनाश को रोकना है। इस कविता के माध्यम से आज पर्यावरण में हम सबसे समझे कि बड़े संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जिस प्रकार से आज खत्म होते जा रही है उसका सबसे बुरा प्रभाव मानव जाति पर ही पड़ रहा है। और कवि इस कविता के माध्यम से इसी पर्यावरण, इसी पेड़ पौधा को बचाने की बात करते हैं और यह समझिए कि हमारे लिए बड़ी लाभकारी है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम कविता के सबसे पहले आपके कवि परिचय पर लेकर चलते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि परिचय। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। याद रखेंगे इस कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। और ये जो है ना एक संवेदना के प्रतीक माने जाते हैं, काफी संवेदनशील कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, कवि आपके समझे परीक्षा में भी यह क्वेश्चन आता है। जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी जो रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं, इन दिनों इत्यादि। अब इनको ढेरों सारा पुरस्कार भी मिला है। इन पुरस्कार में देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान मिला हुआ है। और कुंवर नारायण जी ने कविता लिखने की शुरुआत जो है ना लगभग कब से की थी? 1950 से। इसको आप याद रखेंगे कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी? 1950 से। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस कवि परिचय का रहेगा, जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, वो कहां से ली गई है? तो इनकी एक कविता है इन दिनों, और इन्हीं दिनों से ये इस कविता को लिया गया है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कवि ने बड़ी संवेदना से इस कविता की रचना की है, आपको पढ़कर मजा भी आएगा और यह मेरा दावा है कि इस कविता को आप कभी भूल नहीं पाइएगा। इस कविता का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या। और एक वृक्ष की हत्या की बात नहीं है, आज हमारे जीवन में हर रोज हर एक वृक्ष की हत्या होती है और इसी वृक्ष को बचाने के लिए कविता के माध्यम से कवि आपको संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए एक्चुअली हैता क्या है, इनके दरवाजे पर एक वृक्ष था। इनके दरवाजे पर कैसा वृक्ष था? तो इस प्रकार का वृक्ष था इनके दरवाजे पर। इनके दरवाजे पर इस प्रकार का वृक्ष था। अब आप बताइए यह वृक्ष नया है कि पुराना है? कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखिए इसको जी का। इनके दरवाजे पर एक पुराना सा, एक बुढ़ा सा वृक्ष था जिसमें समझिए कि एक राइफल सी डाल बची हुई थी। इसका तन्ना मैला कुचैला हो गया था और यह वृक्ष इनके दरवाजे पर एक प्रहरी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में पहरा करता था। लेकिन कवि को जरी से ही शक था कि कभी ना कभी इस वृक्ष को भी कोई पर्यावरण के जानी दुश्मन क्या करेगा? काट देगा। और एक बार ऐसा ही हुआ, जब वो घर लौट कर आए देखे कि हमेशा जो मेरे दरवाजे पर वृक्ष है एक प्रहरी के रूप में खड़ा रहता था वह अब वृक्ष है नहीं है जाकर के। तब उन्होंने कविता के माध्यम से इस पर्यावरण के दुश्मनों को संदेश दिए। यह संदेश क्या है आप खूब बढ़िया से इस पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। देखिए बताया गया कि आपकी घर लौटा तो देखा वह नहीं था। आपकी घर लौटा तो देखा वह नहीं था। बताइए तो भाई कौन नहीं था? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी अपने वृक्ष की तुलना कभी से करते हैं? बूढ़े चौकीदार से करते हैं। और आप लोग चौकीदार को देखे होइएगा, एक बूढ़े चौकीदार को देखे होइएगा
उनका ड्रेस से लेकर जूता से लेकर के सब फटा पुराना रहता है। उसी प्रकार इनका वृक्ष भी है। यह वृक्ष उस बूढ़े चौकीदार की तरह पुराना हो चुका है और उसी के बारे में कवि जो है ना कविता के माध्यम से बता रहे हैं। एक बार और कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, यानी अब की बार कभी घर आए तो देखे जहां पर हमेशा वह वृक्ष एक बूढ़े चौकीदार की तरह खड़ा रहता था, अब की वह वृक्ष जो है ना नहीं था। जो हमेशा मिलता था घर के तरफ दरवाजे की पर तैनात, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अब आपसे पूछा जाएगा कि वृक्ष कहां पर मिलता था, वृक्ष कहां पर रहता था, घर के अंदर कि घर के दरवाजे पर? आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि समझिए कि कहां मिलता था। चलिए मेरे शेर और शेरनियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। जाके देखिए तो इसका शरीर भाई नया है, आप बताओ तो कमेंट्स बॉक्स में। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, यानी वृक्ष काफी पुराना हो चुका था, उसका चमड़ा भी क्या हो गया था? पुराना हो गया था। वही सख्त जान, थोड़ी सी जान बची थी। देखिए अभी सूखा सूखा दिखाई दे रहा कि ना वृक्ष। बड़ी मुश्किल से इस वृक्ष को हम ढूंढे हैं जाकर के। यह कवि का वृक्ष है, बड़ी मुश्किल से ढूंढने से यह वृक्ष मिला हमें जाकर के, सिर्फ आपको बताने के लिए। वही सख्त जान, यानी इसमें थोड़ी मोड़ी जान बची हुई थी। झुरीदार खुरदर्रा तन्ना मैला कुचाला, इस भाग को हम लोग ताना कहते हैं, याद रखेंगे। ये जो इसका बीच वाला भाग होता है यह तन्ना होता है, और इसका तना देखिए तो कैसा है? झुरीदार है कि नहीं, फाटल फूटल है कि नहीं जाकर के। तो वही कवि कहते हैं कि झुरीदार खुरदर्रा तन्ना मैला कुचाला, इसका जो तन्ना है झुरीदार हो गया है, फटफट गया है, मल्ला कुचल्ला हो गया है। अर्थात जिस प्रकार एक चौकीदार की हालात होती है उसी प्रकार उस वृक्ष की क्या थी? हालात थी जाकर के। राइफल सी एक सूखी डाल, इस वृक्ष में एक डाल बची हुई थी। क्या बची हुई थी बताइए आप? एक डाल बची हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि आप समझिए कि राइफल है। जिस तरह एक बूढ़ा चौकीदार का राइफल होता है उसी तरह जो है ना कवि अपने वृक्ष की डाल को क्या चीज से तुलना करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर इस बात को। यानी आप बताइए कि राइफल सी सूखी एक डाल, उसकी डाल जो है ना किसके समान थी? जरूर लिखिए इस बात को। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, जिस तरह एक चौकीदार की पगड़ी यानी टोपी होता है उसी टोपी के समान, उसी पगड़ी के समान यहाँ पर एक फूल पत्ती बना हुआ था। फूल पत्ती या कलेज हर गया जाकर के, यहाँ पर था जाकर के थोड़ा सा जो है यहाँ पर फूल पत्ती बना हुआ था जाकर के। यानी आप बताएंगे कि पगड़ी के रूप में क्या था? फूल पत्तीदार। राइफल के रूप में क्या था? तो उसका डाल जाकर के। अब सुनिए, पांव में फटा पुराना जूता। अब इसके पांव में फटा पुराना जूता का मतलब वृक्ष कोई जूता नहीं ना पहनता है। कवि का कहने का मतलब है उसकी जो जड़ें थी, उसका जो पांव था फट गया था। जिस तरह एक बूढ़े चौकीदार का आपका जूता फट जाता है, उसी तरह समझिए कि उसका जूता फटा पुराना था। चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता, जब आनी तूफान आती थी तो चरमराता था यानी हिलता था, और फिर अखड़ बलबूता का मतलब अपने ताकत से अपने काबू और बूता लगा करके और दरवाजे पर तैनात रहता था। यह कवि का कहने का मतलब है। चलिए तो एक बार और इस पर ध्यान दे देंगे। कवि कहते हैं कि जब मैं घर लौट कर आया तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी इनका वृक्ष किसके समान दिखाई देता था? तब बताएंगे बूढ़ा चौकीदार के समान, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कहां मिलता था जी? अब बताइए, घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, इस वृक्ष का शरीर जो था ना कैसा कथी का बनाया था कि पुराने चमड़े का था, यानी इसका वृक्ष का शरीर जो है ना काफी पुरान हो चुका था। वही सख्त जान, थोड़ी सी जान बची हुई थी, और इसका तन्ना मैला कुचैला झुरीदार हो गया था। राइफल से एक डाल बची हुई थी, उसके बाद एक फूल पत्तीदार बची हुई थी पगड़ी के समान, और इसका पांव जो था ना इसका जड़े फटफट गया था। यह आनी तूफान बियारों में चरचर रहता था, और फिर अपने अखल बड़बूता के साथ क्या रहता था? अपने जगह पर खड़ा रहता था। चलिए विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो एक कमेंट्स तो बनता है। ये आपकी कमेंट्स हमारी ऊर्जा है, और इस वीडियो को जो है ना, और आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इसको शेयर करने की आवश्यकता है जाकर के। अगला हम देखते हैं, कभी अगले पंक्ति में कहते हैं इस वृक्ष के बारे में, जिस वृक्षों को किसी ने काट दिया था,
कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकाना अपने खाकी वर्दी में। वह जो मेरा वृक्ष था, वह बूढ़ा वृक्ष था, वो क्या होता था, चाहे वह धूप हो या बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना रहता था, हमेशा जागरूक रहता था अपने खाकी वर्दी में। यानी उसका खाकी वर्दी क्या था, वही उसका पुराना चमड़ा, वही आपका समझिए कि एक राइफल सी डाल, वही समझिए फूल पत्तीदार जैसा एक पगड़ी जा करके। अब कवि को अनुभव ऐसा होता था कि जब भी वो घर आते थे तो इनको अनुभव होता था कि दूर से ललकारता कौन। ऐसा कवि को लगता था कि जब भी हम घर आते थे, वृक्ष हमसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, मैं जवाब देता दोस्त है, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। यहाँ पर जाके देखिए तो थोड़ी सी इसमें छांव बची थी, और इसी छांव के नीचे कभी थोड़ी देर के लिए क्या होते थे, बैठ जाते थे। अर्थात यहाँ एक क्वेश्चन, बहुत बड़ी क्वेश्चन है इस कविता की, कवि और वृक्ष में क्या संवाद होता है। तो आप बताइएगा कि जब भी कवि बाहर से घर आते थे तो उनको ऐसा अनुभव होता था कि वृक्ष उनसे पूछता था कि आप कौन, तो कवि इस पर जवाब देते थे कि मैं आपका दोस्त, और पल भर के लिए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था उनकी ठंडी छांव में जाकर के। यही संवाद होता था उनमें। आगे कवि कहते हैं, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। अर्थात हम मुझे शुरू से ही शक था कि कहीं ना कहीं इसे एक जानी दुश्मन क्या करेगा, इसे काट देगा, और ऐसा ही हुआ। फिर आगे कवि कहते हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से। घर को बचाना है लुटेरे से, आसपास के अनेकों लुटेरे घूमते हैं और इस लुटेरे से घर को बचाना है, और शहर को बचाना है नादीरों से। नादिर शाह एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी शासक था, जिसको हम लोग घानानंद में पढ़े थे या आगे पढ़िएगा। वो हमेशा शहरों को उजाड़ देता था, इसलिए कभी यहाँ जो है ना, शहर को उस नादिर शाह जैसे आक्रमणकारी शासकों से बचाने की बात करते हैं। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश के दुश्मन कौन होते हैं, जो हमारे देश के खाकर हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं, वही हमारे की समझे कि देश के दुश्मन कहलाते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में धाए धाए बताइए कि घर को क्या चीज से बचाना है, शहर को क्या चीज से बचाना है, और देश को क्या चीज से बचाना है। याद रखिएगा, शहर को क्या चीज से लिखिए जल्दी, उसके बाद जो है ना, घर को क्या चीज से बचाना है इसको लिखिए, शहर को क्या चीज से बचाना है इसको भी लिखिए, और देश को क्या चीज से बचाना है इसको भी लिखिए जा करके। आगे कवि कहते हैं, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। यानी यहाँ कवि जो है ना, जल प्रदूषण रोकने की बात करते हैं। कहते हैं कि हमारी नदियां जो स्वच्छ थी आज नाला होते जा रही है, उसकी भी जल प्रदूषित होते जा रहा है। हवा को धुआं हो जाने से, और हवा यानी वायु प्रदूषण रोकने की बात करते हैं कि आज हमारा हवा भी समझिए स्वच्छ नहीं है, वो भी धुआं में बदलते जा रहा है, वो भी प्रदूषित होते जा रहा है खाने को उजाड़ हो जाने से। और आज हमारा खाना भी समझिए कि शुद्ध देहाती नहीं है। हम आज विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से युक्त खाना खाते हैं, जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के बीमारियों को क्या देता है, जन्म देता है। इसलिए हमें कार्बनिक खादों वाली खाना का प्रयोग करना है। ये जो खेतों में हम जो जहर, डीएपी, यूरिया, पोटाश डालते हैं, इसको प्रतिबंध करना है और बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। आज हमारा जंगल कटते जा रहा है, और यह जंगल जाके देखिए मरुस्थल में बदलते जा रहा है। मरुस्थल वह होता है, बालू का रेत होता है, जहां घास वृक्ष है नहीं होता है। तो कभी कहते हैं कि जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाना से, और सबसे बड़ी बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। आज मानव जो है ना, आज जंगली होते जा रहा है। आज मानव में समझिए कि मानवता नाम की चीज नहीं है। वह राक्षसों जैसा, जानवरों जैसा समझिए पर्यावरण के साथ क्या करता है कि व्यवहार करता है। चलिए, इस प्रकार जो है ना, यह कविता जो है एक हम लोग को पर्यावरण बचाने की बात करता है। अब चलिए कविता के एक्सरसाइज पर हम लोग ध्यान देंगे। कविता का एक्सरसाइज क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपकी आवश्यकता है। आइए भाई, और मेरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन आपसे जो है ना फंसने वाला नहीं है, और आप जन्मों जन्मांतर तक समझिए कि इस समझिए कविता के प्रश्न को, इसके उत्तर को याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? आप बताइए, फर्स्ट पंक्ति में बताए थे कि ना। कवि को लिखिएगा, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, मौखिक रूप से सुन लीजिएगा, कवि समझिए कि इसको जो है ना भुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है कि जो हालात एक बूढ़े चौकीदार की होती है वही हालात समझिए कि उस वृक्ष की थी। अर्थात वह वृक्ष जो था काफी पुरान हो चुका था, उसका तन्ना मैला कुचैला हो गया था, उसके बाद जो है ना वह झुरीदार हो गया था, उसके अंदर उसमें जो है एक डाल बची थी जो चौकीदार के राइफल की तरह थी, उसमें एक फूल पत्ती बची हुई थी जो चौकीदार की समझिए कि आपके समझिए पगड़ी की तरह थी, उसका पांव जो था ना उसके पांव की जड़ें फट गई थी, जैसे चौकीदार का समझिए कि जुटा फटा होता है। इस प्रकार जो है ना कवि को वृक्ष जो है ना बूढ़ा चौकीदार की तरह दिखाई देता है। अपने शब्दों में परीक्षा में जवाब देना है, याद रखिएगा, क्योंकि जितना ही अपने शब्दों में जवाब दीजिएगा उतना ही समझिए आपको नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। परीक्षा में भी लिखा रहता है परीक्षार्थी कृपया अपने शब्दों में इसका उत्तर दे। दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तो मैं अभी बताया था कुछ देर पहले कि वृक्ष और कवि में यही संवाद होता है कि जब भी कवि दूर से कहीं घर आते थे तो ऐसा लगता था कि उनका वृक्ष उनसे पूछ रहा है, उनको ललकार रहा है कि आप कौन हो? तो कवि इस पर जवाब देते थे कि मैं आपका दोस्त हूं, और यह कह करके पल भर के लिए बैठ जाते थे उसकी ठंडी छांव में। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता और क्यों? तो आप लिखिएगा, कविता का समापन करते हुए कवि अपने ऊपर होने वाले शक का जिक्र करता है, जो पहले उसको शक हुआ था कि कहीं ना कहीं इसे जानी दुश्मन जो है ना इस वृक्ष को क्या करेंगे, काट देंगे, चाहे वह जानी दुश्मन समझिए लुटेरा हो, देश के दुश्मन हो, ये चाहे जो भी हो, आज जंगल को, जल को, सब चीज को खत्म करते जा रहे हैं, और ऐसे समझिए कि अंदेशों का जिक्र करता है। चौथा है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीजों की बचाने की बात करता है? तो आप लिखिएगा कि घर, शहर और देश के बाद कवि जो है ना आपको समय नदी को नाला हो जाने से, धुआं, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और समझिए कि जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाने की क्या करता है, ये बात करता है। पांचवा नंबर आपको समझिए कि पांचवा नंबर प्रश्न है, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते एक टिप्पणी लिखे। यह एक कैसी कविता है, इसको विचार करते अपने मनों से लिख दीजिए। तब लिखिए कि यह एक प्राकृतिक कविता है, इसमें पेड़ पौधों बचाने की बात कही गई है। कवि के दरवाजे पर जो बूढ़ा चौकीदार था, पर्यावरण के दुश्मनों ने उसे भी नहीं छोड़ा, जो कवि को एक प्रहरी के रूप में समझे उनकी घर की पहरा करता था, और उसके पेड़ को भी लोगों ने काट दिया। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि आज हमारा खाना, उसके बाद हमारा समझिए कि जल, हमारा हवा, सब कुछ समझिए कि बर्बाद होते जा रहा है, और इस सब चीज को हमको क्या करना है, बचाना है। इसी कविता के माध्यम से आपको संदेश दिए हैं। 6 नंबर है व्याख्या करना है आपको। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यानी प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या से ली गई है, जिसके कवि जो है ना आपके समझिए कि कुंवर नारायण जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब भी वो घर आते थे तो ऐसा लगता था कि उनका वृक्ष जो है ना उनसे पूछ रहा है कि आप कौन हो। तब मैं जवाब देता था कि मैं आपको दोस्त हूं, और इतना कह करके मैं आराम करता तभी जाता था। यानी उस पेड़ से कवि की काफी घनिष्ठता हो गई थी। अगला नंबर है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। फिर वही बात आप जानते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आपसे लिखा जाएगा। 7वां नंबर है, कविता के शीर्षक की सर्थ कथा स्पष्ट कीजिए। अब लिखिएगा इस कविता के शीर्षक एक वृक्ष की हत्या जो है ना, जो पर्यावरण बचाव की संदेश देती है। आज हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि हम पेड़ पौधों खत्म करते जा रहे हैं। जिस स्थान पर कभी जंगल हुआ करता था वहां हम आवास बनाकर रह रहे हैं, और इस कविता में उसी पेड़ की बचाने की बात की गई है। जैसे कवि अपने एक बूढ़े वृक्ष के माध्यम से हर वृक्ष को बचाने की समझे की बात करते हैं जाकर के। 8वां नंबर है, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है या उसका क्या स्वरूप है बताइए। तो लिखिएगा, इस कविता में जिस रूपक की रचना हुई है वह रूपक समझिए कि कवि का एक बूढ़ा वृक्ष है, एक पुराना वृक्ष है। उसका स्वरूप क्या है, तो उसका तन्ना मैला कुचला हो गया है, उसमें राइफल से एक डाल बची हुई है,
उसका पांव जो है फट गया है। उसके बाद वह आनी तूफान बिहारों में चरमराता है, लेकिन अपनी ताकत से अखड़ बलबूता के साथ उनके घर की पहरा करता है। चलिए अब बताइए आपको यह कविता कैसी लगी। आशा ना पूर्ण विश्वास है कि समझिए कविता आपको बहुत सुंदर लगी होगी। आप इसको री करके 2 बार 3 बार वीडियो को समझिए बैक करके देख लीजिएगा। तब तक हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद। मैंने हर एक सांसें तुम्हारे गुलाम कर रखी है, लोगों ने इस जिंदगी को बदनाम कर रखी है। ये आईना भी किस काम के मेरे, ये आईना भी किस काम के मेरे, मैंने तो परछाई भी तुम्हारे नाम कर रखी है।